लास्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़े थे कि सुबह सुबह लेखक जब चाय पानी पीकर स्वस्थ मन से किताब लेकर बैठते हैं कुछ पढ़ने के लिए, और अतिथि आकर कैसे उनका समय बर्बाद करता है। अब देखते हैं जब लेखक दोपहर का खाना खाकर कुछ पत्रिकाएं पढ़कर थोड़ा विश्राम लेने की कोशिश करते हैं, तब अतिथि आके उनको कैसे परेशान करता है, उसके बारे में बताते हैं। अभी देखो, भोजन के उपरांत अखबार पढ़ते पढ़ते कहीं आप झपकी लेने लगे तो अतिथि की आवाज ब्रह्मांड पर शीटों की तरह ऐसे गिरती है कि स्वप्न सत्य सब एक हो जाता है। यानी कि जब दोपहर के समय आप खाना खाने के बाद थोड़ा अखबार लेकर बैठ गए और अखबार पढ़ने के बाद थोड़ा झपकी ले रहे, थोड़ा विश्राम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तब अतिथि की आवाज ब्रह्मांड पर शीटों की गिरना, यानी ब्रह्मांड पर शीटों की गिरना का मतलब क्या होता है, जैसे एक साइलेंस प्लेस है और आप वहां पर ध्यान मग्न से बैठे हैं, कुछ साइलेंस बैठे हैं आप, और अचानक जमीन पर कुछ बड़े डंडा जैसा कुछ गिर जाता है तो आवाज होता है, तो हम चमक जाते हैं ना, आप चौंक जाते हैं। उसी तरह आप जब विश्राम कर रहे हैं, खाना खाने के बाद अखबार पढ़कर थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, तो अतिथि का आवाज जब उसी समय अगर अतिथि आकर पहुंच जाता है और आपको बुलाने लगता है, आप थोड़ा झपकी ले रहे, आप थोड़ा विश्राम कर रहे, आपका आंख थोड़ा बंद, आप आंख बंद करके थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, तब अतिथि की आवाज कैसे होता है, ब्रह्मांड पर शीटों की गिरने से जैसे आवाज होता है। जैसे अगर साइलेंस प्लेस पे आप सुनसान जगह पर आप शांत वातावरण में बैठे हैं और अचानक कुछ पृथ्वी के आपके पास कोई भारी डंडा गिर पड़ता है, कुछ भारी वस्तु गिर पड़ता है और आप चौंक जाते, उसी तरह आप नींद से चौंक जाते, जैसे आपका स्वप्न और सत्य सब एक हो जाते। आप यह नहीं सोच पाते हैं कि ये स्वप्न है या सत्य है, यानी उसी समय भी कभी कभी अतिथि आकर आपका समय बर्बाद कर देता है। देखो कैसा लगता है, जैसे आप दोपहर के समय खाना खाकर विश्राम करें, आपका थोड़ा झपकी लेकर आंख बंद करके थोड़ा विश्राम करें, तभी अगर आपको कोई बुला लेता है आप चौंक जाते हैं नहीं जाते हैं। अगर आपका आंख थोड़ा बंद करके आप लेट रहे, विश्राम करने की कोशिश करें, तभी अगर आपको कोई आवाज दे देता है तो आप चौंक जाते हैं नहीं चौंक जाते। उसी तरह लेखक कहते हैं, अगर उसी तरह लेखक थोड़ा अखबार पढ़कर खाना खाकर अखबार पढ़कर थोड़ा विश्राम करने की कोशिश करते हैं, तो अगर उसी समय अतिथि आकर आवाज दे देता है, अगर अतिथि उसी समय आकर बुलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड पर शीटों का गिरना, यानी अचानक कोई साइलेंस प्लेस पर पृथ्वी पर कोई बड़े डंडा गिर जाता है और उसकी आवाज से आप चौंक जाते हैं। उसी तरह लेखक का स्वप्न और सत्य एक हो जाए, लेखक ये नहीं सोच पाते ये सत्य है या सपना है, सपना दिख रहा हूं ये सत्य है, सही में कोई अतिथि आकर मुझे बुला रहा है। और ऐसा मालूम पड़ता है, जैसे कैसे मालूम पड़ता है, जैसे डरपिटो लगने से जैसे जहाज का मलाह चौंक उठता है। डरपिटो का मतलब कोई विध्वंसक, जैसे जहाज समुद्र के अंदर है, उसका नाविक चला रहे, उसके जहाज में अगर कोई विध्वंसक कोई विस्फोटक लग जाता है तो क्या होता है, उसका मलाह उसका नाविक चौंक जाता है। उसी तरह लेखक चौंक जाते, दोपहर के समय खाना खाकर विश्राम करते हैं और कोई अतिथि आकर उनको बुला लेता है, तो जैसे नाविक डरपिटो लगने से जैसे जहाज का मल्लाह चौंक जाता है, जैसे विध्वंसक लगने के बाद कोई विध्वंसक लगने से कोई जहाज का नाविक मल्लाह चौंक जाता है, उसी तरह लेखक चौंक जाते हैं। वैसे ही कुछ क्षण को तो हृदय बीणा के तार ऐसे झंझना उठते जैसे उसकी तुम्बिर पर पत्थर पड़ रहे हो, यानी कि ऐसा लगता है जैसे बीणा तो आप लोग समझते हैं, बीणा के तार के जो तार रहता है उसके ऊपर कोई भारी भरकम वस्तु आप छोड़ देंगे तो उसका एक झंझनाहट सा आवाज आएगा, उसी तरह अगर आप विश्राम कर रहे हैं, आप दोपहर के समय थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, आप अचानक आपका नींद लग रहा है, हल्का सा नींद लग रहा है और आपको कोई बुला देता है तो आप चौंक जाते हैं ना, नहीं जाते, आपका हृदय कांपने लगता है या नहीं लगता है। ठीक उसी तरह अगर लेखक कहते हैं दोपहर, यानी कि अतिथि कोई समय नहीं देखकर आता है, कभी कभी अतिथि ऐसे आ जाते हैं कि आप थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, वो आपका समय बर्बाद करने में ही लगा रहता है सदैव। कुछ अतिथि ऐसे होते हैं जो सदैव आपको परेशान करने में लगे रहते हैं। ठीक है, यानी कि सुबह सुबह तो आप अखबार लेकर बैठते हैं, सॉरी किताब लेकर बैठते हैं तो अतिथि आकर परेशान करता है। दोपहर के समय आप थोड़ा खाना खाकर अखबार पढ़ने के बाद थोड़ा विश्राम लेते, तब
भी अतिथि आकर आपको परेशान करने लगता है। और जब उसी समय अतिथि आकर परेशान करता है तो आपको कैसा लगता है, जैसे मानो आपकी यानी आप थोड़ा आप खुद ये बात अपने आप पर लेकर सोचिए, जैसे आप थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, अचानक आपको कोई जगह देता है तो आपको कैसा लगता है? आप थोड़ा घबरा जाते हैं नहीं जाते? उसी तरह लेखक कहते हैं जब लेखक दोपहर के समय खाना खाने के बाद विश्राम करते हैं तब अतिथि आकर बुला लेते हैं तो कैसा लगता है, जैसे ब्रह्मांड पर शीटों का गिरना। ऐसा लगता है, मानो लगता है जैसे कोई ब्रह्मांड के ऊपर कोई भारी भरकम डंडा गिर पड़ा है। और ऐसा लगता है, कैसा लगता है, जैसे नाविक में नाव पर कोई विध्वंसक वस्तु लगने से नाविक जैसे डर जाता है। और अपना हृदय कैसे लगता है, जैसे बिना के तार के ऊपर कोई भारी भरकम वस्तु छोड़ देने से जैसे बिना के तार झंझना जाता है, उसका हमारा हृदय भी घबरा जाता है। उस तरह हमारा हृदय भी घबरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। सौभाग्य से नींद पूरी करके हाथ मुंह धोकर प्रसन्नचित आप बहुत दिनों के पत्र का जवाब देने लिखने बैठे, तभी यह वह सोचकर कि यह आपका फुर्सत का समय होगा, अतिथि पुनः आप पधारे। क्या होता है, और कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके दोपहर के खाना खाए, विश्राम किए और उठे, दोपहर के समय उठे और सोचे चलो अभी तो फुर्सत है, कुछ काम नहीं है। जो जो पुराने मित्र थे या कहीं कहीं पत्र आया था उनका जवाब आप नहीं दिए थे, तो आप बैठकर सोचते हैं कि चलो ये जो पत्र मिला था मुझे उनका जवाब भेज दूं। आप लेखक हैं, कहीं प्रकाशक का पत्र आया होगा, कहीं कॉलेज से कुछ पत्र आया होगा, कहीं आपका रिलेशन से कुछ पत्र आया होगा, तो उसका उत्तर देने के लिए आप बैठते हैं। तो अभी भी आपका समय बर्बाद करने के लिए अतिथि आके पहुंच जाते हैं। तो अभी भी आपका समय बर्बाद करने के लिए अतिथि आकर पहुंच जाते हैं। और एक बात तो सुनिए, अगर कहीं कॉलेज की छुट्टियां हुई तब तो अतिथि की छूट ही मिल जाती है। अगर आप कॉलेज के अध्यापक हैं, वो सोचते हैं अगर वर्किंग डे में जाएंगे तो वो अध्यापक तो कॉलेज में व्यस्त रहेंगे। अब कॉलेज की छुट्टियां हैं, आप सोचते हैं अब तो छुट्टियां हैं, चलो मेरा कुछ काम निपटा दूं, तो अभी तो अतिथि को मौका मिल जाता है। कैसे मौका मिलता है, देखिए, कहीं कॉलेज की छुट्टियां हुई तब तो अतिथि को छूट ही छूट मिल जाती है। आपने बड़ी शिष्टता बरताते हुए किसी काम का जिक्र किया तो वो बरस पड़े, अजी अभी तुम काम हो, अभी तुम्हें काम है, अब तो छुट्टियां हैं, तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। और फिर जाने दो, जमे तो बेहोश होकर अंगद के पैर बनकर रह गए। बेहोश होकर अंगद के पैर बनकर रह जाने का मतलब क्या है, जमकर रह जाना, यानी डट जाना। जैसे अंगद के पैर का मतलब क्या, जो जैसे आप लोग रामायण में देखे होंगे, अभी तो लॉकडाउन में रामायण में दिया था, रामायण में आप देखो जैसे अंगद गया था किसके पास, रावण के दरबार में, तो उसका पैर को कोई हिला नहीं सका। उसके पैर को रावण में जितने भी सेना थे, जितने भी वीर थे, वो उसका पैर को कोई हिला ना सके। यानी कि जबरदस्त अड़कर रह जाना, जबरदस्त डटकर रह जाना। यानी कि लेखक कहते हैं अगर कॉलेज की छुट्टियां हैं तो अतिथि को पूरा मौका मिल जाता है। और अतिथि घर, आपकी कॉलेज की छुट्टियां हैं और आप घर में कुछ काम कर रहे, अतिथि आकर बैठ जाते हैं और अतिथि को आप बता दें अरे यार अभी तो थोड़ा काम है, छुट्टियां हैं, मुझे थोड़ा काम है, ये काम निपटाना है, तो अतिथि क्या कहते हैं, अरे यार आप तो रोज रोज काम करते, छुट्टियों में भी आपका काम है, आप तो जैसे हर रोज तो आप काम ही काम बताते हैं, अभी छुट्टियां हैं, अरे छुट्टियों में क्या काम यार, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? आप लोग भी आपके दोस्त को बोलते हैं अरे संडे है आज यार आ जाना, संडे में क्या करना है, अब बोलते हैं नहीं बोलते हैं आपके दोस्त को? ठीक उसी तरह अतिथि आकर लेखक को उसी तरह परेशान करते हैं जैसे उनका कोई काम नहीं है, लेखक का कोई काम नहीं है, केवल वो उनकी सत्कार के लिए या उनकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। और आप उनको कितना भी भगाने की कोशिश करो तो वो लोग मानते नहीं है। कुछ अतिथि ऐसे होता है वो मानते नहीं, जैसे अंगद की पैर बनकर जम जाते, यानी जबरदस्त आपके घर में बैठ जाते हैं, आपके पास बैठ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रात में आप बहुत निश्चित होकर लेख लिखने बैठे, कुछ देर तक कागज खराब करने के बाद जब सुरूर आया तभी आपके फालतू समय में हिस्सा बटाने के लिए पुनः अतिथि याद हमके। सुबह का गया, दोपहर का गया, फिर दोपहर के बाद सुबह का, दोपहर का, भोजन के बाद का,
दो सुबह का, भोजन के बाद का, दोपहर का, अब रात का। अब रात का समय, रात का समय क्या होता है, आप लोग क्या किए ना, रात में आप बहुत निश्चित होकर लेख लिखने बैठे। रात में आप क्या करते हैं, शाम को थोड़ा निश्चित, अब अरे यार अब तो रात हो गया, अब कोई शायद कोई नहीं आएगा, अब रात हो गया, मैं अपने घर में बैठकर थोड़ा आराम करता हूँ। तो लेखक क्या करते हैं, रात को उस समय थोड़ा स्वस्थ मन से कुछ लिखने के लिए बैठते हैं। जब हम लोग कुछ अपने मन से लिखने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, तो पहले एक दो पेपर तो खराब हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाता है, ऐसा होता है, तो दो चार पेपर खराब हो जाए। दो चार पेपर खराब करने के बाद जब उसी सब्जेक्ट पर, उसी विषय के ऊपर ध्यान लगने लगता है, तभी अचानक अतिथि आ पहुंचते हैं, तभी अचानक अतिथि आ पहुंचते हैं। और क्या कहते हैं आकर, क्या करे बेचारा, दिन में आपके मिलने का ठीक नहीं रहता, रात में खुद अपने काम का नुकसान करके आपको कृतार्थ करने आए हैं। यानी कि आकर ऐसे बताते हैं, अरे शर्मा जी क्या करे, आपको तो दिन में मिलने का फुर्सत नहीं, आप तो व्यस्त रहते, आप तो कॉलेज में रहते, इसलिए मैं रात को, मैंने ऐसे बताते जैसे उनका खुद का कुछ समय नष्ट करके वो आपका उपकार करने के लिए आए हैं। ऐसे अतिथि आकर ऐसे बात करते हैं, अरे यार क्या करें, आपको तो आपको तो दिन में फुर्सत नहीं है, इसलिए मैंने दिन में आपका दिन बर्बाद नहीं किया, आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अब रात में आ गया। यानी ऐसे ही बताते हैं जैसे वो खुद का समय बर्बाद करके आपका उपकार करने के लिए आए हैं, ऐसे बात करते हैं। सही है नहीं? उन्हें क्या मालूम उनके कारण हिंदी का भंडार कितने रत्नों से वंचित रह जाता है, कितने ही महाग्रंथों की रचना का विचार उन महापुरुषों का ध्यान आते ही तर्स देना पड़ता है। यानी कि जब आप कुछ लेख लिखने के लिए बैठते हैं, कुछ सोचकर कुछ लिखने के लिए बैठते हैं, और उसी समय अगर अतिथि आकर आपका समय बर्बाद करने लगता है, उन्हें क्या मालूम आप क्या अपने उनका परेशान करने से, उनके परेशान करने से आपको कितना नुकसान झेलना पड़ता है। आप क्या क्या सोचकर बैठे थे, मैं ये इसके बारे में ये शब्द लिखूंगा, अच्छा सा शब्द लिखूंगा, अपने दिमाग में कुछ अच्छे बात लिखने की सोच में लाते हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाते, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो सब बर्बाद हो जाता है। कम से कम कवि होने का विचार तो छोड़ ही देना पड़ा, क्योंकि इन कवियों के दुश्मन का कोई ठिकाना नहीं, कब कल्पना लोक में बनमानुष की बनकर कूद पड़े। यानी कि लेखक यहाँ पे कहते हैं कि ये अतिथि की वजह से तो कवि होने का कवि होने का मन बनाना छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि ये अतिथि लोग कवि के दुश्मन है। ये अतिथि लोग कवि के दुश्मन है। कैसे कवि के दुश्मन है? जैसे आप कविता लिखने के लिए बैठते हैं, वो अचानक कब आकर आपके पास पहुंच जाए, जैसे बनमानुष की तरफ झपट पड़ेंगे। यानी अचानक अगर आप ध्यान से कुछ लिखने को बैठे और वो अचानक आपके पास आकर बैठ जाते हैं, तो आपको इसीलिए ये अतिथि के वजह से आपको तो कवि होने का ध्यान त्याग देना ही चाहिए। ये अतिथि की वजह से आपको कवि होने का ध्यान तो त्याग देना चाहिए। ठीक है। संपादक की चिट्ठी लिखते हैं, फिर तार भेजते हैं, पत्रों का उत्तर न पाने वाला गालियां लिखकर भेजते हैं। समय पर भजन स्नान के बदले आलोचक बनने से अभिशाप स्वरूप निर्लठ कवि, निर्लठ का मतलब निर्लज, बेकार, निर्लठ कवियों से कविता और उन्हीं के मुंह से उसकी प्रशंसा सुननी पड़ती है। लेकिन इस दर्द को कोई क्या समझे। लेखक कहते हैं ये अतिथियों की वजह से जब हम कुछ करने के लिए बैठते, कुछ लिखने के लिए बैठते हैं, तो ये अतिथि आकर हमको परेशान करने लगते हैं। तो ये अतिथियों के वजह से हमको संपादक से गालियां सुनना पड़ता है। उसकी पत्र का जवाब न देने के बाद वो भी गालियां देकर हमको पत्र भेजते हैं, ये अतिथि की वजह से ये जो निर्लठ कवियां हैं, जिस कवियों को कविता के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, जिस कवियों को कविता के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, उस कवियों के मुंह से खुद का प्रशंसा सुनना पड़ता है। उन कवियों के मुंह से खुद का प्रशंसा सुनने को मिलता है। किसके वजह से? ये अतिथियों के वजह से। इसलिए ये अतिथि जो होते बहुत खतरनाक हो। अतिथि यानी कि इनका कोई ठिकाना नहीं, कोई तिथि है ना, कोई समय है ना, कोई पल है, कोई भी समय आ टपकते हैं, इसलिए सदैव ये अतिथियों को कहीं भी जाने से पहले थोड़ा समय का ध्यान रखना
चाहिए। लेखक का कहने का मतलब, अगर आप किसके घर में मेहमान बनकर जाते हैं, किसके वहां अतिथि बनकर जाते हैं, तो आप थोड़ा समय का ध्यान रखकर रहिए, कहीं किसका डिस्टर्ब ना हो, कहीं किसका परेशान झेलना ना पड़े, कहीं किसी को परेशान झेलना ना पड़े। ठीक है। अगर इस लेख को मैं अपने कमरे में टांग दूं तो क्या आप समझते हैं उन स्थिरता में अथवा जड़ता में कोई अंतर आ जाएगा? वे इस लेख की प्रशंसा करने के बहाने ही जम जाएंगे और फिर तो 10-5 मिनट में उठने वाला कोई और ही होंगे। लेखक कहते अगर मैं जो आप इसी लेख को अभी जो अतिथि के बारे में आपको बताया, सुबह खाना खाने के बाद, दोपहर के बाद, रात के समय कैसे आकर अतिथियां परेशान करते हैं, अगर ये इसी लेख को मैं अपने कमरे में टांग दूं कि अरे आपको ये पढ़कर थोड़ा सावधान होना चाहिए, अतिथि आप थोड़ा होशियार हो जाइए और किसी का समय बर्बाद मत करिए, किसी की समय बर्बाद मत करिए। इस बार में अगर इसको लेकर मैं दीवार पर टांग दूं तो आप समझते हैं क्या इसको पढ़कर अतिथि मेरे घर में नहीं आएंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। और तो उसके बहाने, इसको पढ़ने के बहाने और ज्यादा आएंगे। जो अतिथि आकर मेरे घर में 5 मिनट 10 मिनट रुक कर चले जाते थे, इसके बहाने तो वो 5 मिनट 10 मिनट छोड़िए, अरे 1-2 घंटा इसकी प्रशंसा करते करते 1-2 घंटा बिता देंगे, मेरा समय और बर्बाद करने लगेंगे। इसीलिए ये अतिथि का कोई ठिकाना नहीं है। तो लेखक का कहने का मतलब यहाँ पे सारांश क्या निकलता है, आप अगर किसी के घर में अतिथि बनकर जाते हैं तो थोड़ा पहले आपको समय का ज्ञान होना चाहिए, पहले आपको समय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी तरफ क्या है कि आप जाने से पहले यही सोचकर जाना चाहिए कि कहीं आप उसका समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कहीं आप उसका समय तो बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए आप थोड़ा कहीं पे भी जाइए, किसके घर में भी जाइए, थोड़ा समय का ज्ञान रखकर जाइए। देखिए ये निबंध तो अब खत्म हो गया, इसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं।